चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। तो गुरु बीजाणु हम लोग पढ़ चुके हैं। गुरु बीजाणु अर्थात मादा युग्मकोद्भिद यानी कि जिसके अंदर अंडा का निर्माण होता है यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जो बीजांड होता है बीजांड के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे मैं फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझिए इसको आप लोग। ये है बीजांड की संरचना। ये बीजांड की संरचना में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये भ्रूणकोश, देखिए यही है भ्रूणकोश। तो हम भ्रूणकोश की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। हम लोग भ्रूणकोश की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं फिगर ड्रॉ किया हूँ। ये वाला भ्रूणकोश का जो फिगर है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका लंबवत काट ऐसे इसको काटा गया, ऐसे लंबा काटा गया। लंबा काटने से इसमें क्या क्या प्रतीत होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। भ्रूणकोश में निभाग की ओर तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जो गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद है, ये भ्रूणकोश है। तो भ्रूणकोश की ये संरचना है, इसमें अनेक ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि भ्रूणकोश में निभाग की ओर, निभाग का मतलब ये इधर की ओर, ऊपर की तरफ। देखिए इसमें निभाग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निभाग कहाँ है, देखिए ये वाला निभाग है, दिखाई दे रहा है ना। ये जो है बीजांड के ऊपर वाले भाग को हम यहाँ पे निभाग कहते हैं, और नीचे वाला इसके विपरीत वाले भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पे बीजांड द्वार आपको दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है भ्रूणकोश में निभाग की ओर तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यानी कि दो केंद्र पाई जाती हैं स्वतंत्र रूप से केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक पाई जाती हैं। तीन तो प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद केंद्र में दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक पाया जा रहा है, देखिए स्वतंत्र रूप से ये चारों तरफ घूम सकती हैं। यहाँ पे केंद्रक कोशिका है, यानी कि बीच में एक केंद्रक कोशिका पाया जाता है। यह एक खाली एरिया है जहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक आसानी से घूम सकता है, तथा ध्रुवीय केंद्रक विभाजित करके 7 से 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तथा इनके मध्य एक अंड कोशिका उपस्थित होता है। इनके मध्य में यहाँ पे एक अंड कोशिका भी पाया जाता है। जैसे कि कह रहा है कि एक अंड कोशिका उपस्थित होती हैं, यानी कि तीनों को दो सहायक कोशिका यहाँ पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दो सहायक कोशिका पाया जा रहा है और एक अंड कोशिका पाया जा रहा है। इसको सम्मिलित रूप से हम अंड समुच्चय कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। सुचारू रूप से इसको तीनों को मिला करके सम्मिलित रूप से इसको हम अंड समुच्चय कहते हैं, क्योंकि ये भी अंडा है, ये भी अंडा है और ये भी अंडा है, इसलिए हम इसको अंड समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर ये सहायक कोशिका है, तो सहायक कोशिका भी उपस्थित है यहाँ पे, और ध्रुवीय केंद्रक भी है। ये 7 से 8 कोशिकाओं का निर्माण करके इसको दीर्घीकरण भी कराता है, ये भी दीर्घीकरण कराता है। और प्रतिमुखी कोशिकाएं को समझना है इस तरह से कि प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूणकोश की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। देखिए ये संग्रहित भी करती हैं भोज्य पदार्थों का और स्रावित भी करती हैं, और संपूर्ण भाग को भोज्य पदार्थ सुचारू रूप से इसको पहुंचाती है, यानी कि पोषण प्रदान करती हैं। किसको पोषण प्रदान करती है, तो भ्रूणकोश की संपूर्ण संरचना को इसी में पाई जाती हैं, और इसी के संपूर्ण संरचना सभी भागों को भोजन प्रदान करती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, सम्मिलित रूप से तीनों कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे एक अंडा है, दो सहायक कोशिका हैं, तीनों को मिला करके हम अंड समुच्चय कहते हैं। देखिए नीचे की तरफ जो बीजांड द्वार होता है, वो जो बीजांड द्वार होता है उस भाग के ऊपर, बीजांड द्वार के ऊपर जो है भ्रूणकोश के जो निचले भाग होते हैं वहां पे तंतुमय यानी कि फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, फाइबर तंतु होते हैं, और यह समूह के रूप में होते हैं, इसलिए इसको हम तंतुमय समुच्चय भी कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं।
3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो भी तीनों कोशिका का नाम होता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या करती हैं कि कोशिकाएं भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होती हैं, वृद्धि और विकास के लिए सहायक होती हैं, भोज्य पदार्थों का स्रावित भी करती हैं और भोज्य पदार्थ देती भी हैं, समझेंगे। उसके बाद क्या पाया जाता है, केंद्र में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर केंद्र में 2 स्वतंत्र रूप से केंद्रक पाया जा रहा है जो चारों तरफ घूम सकता है। ये कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं, दीर्घीकरण में भी सहायता करती हैं। यहीं पे जो है केंद्रक कोशिका होता है। ये भी जो है कोशिका क्या करता है, दीर्घीकरण का कार्य करता है। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, बीजाणु द्वार के ऊपर देखेंगे तो एक अंड कोशिका पाया जाता है, 2 सहायक कोशिकाएं पाए जा रहे हैं। और ये तीनों को जो तीनों अंडा ही है, इसलिए हम एक समूह में इसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। और नीचे सबसे तंतु होता है, यहाँ पे तंतु पाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे तंतु पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको तंतुमय समुच्चय कहते हैं। संपूर्ण फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भ्रूणपोष की लंबवत काट, यानी कि जो भ्रूणपोष है उसको लंबा सेक्शन किया गया है, लंबा कटिंग किया गया है, एलएस किया गया है। एलएस का मतलब हुआ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी कि लंबवत काट जब काटा गया है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया है तो इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गुरु बीजाणु या मादक मुभिद क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है। कब इसको हम सुचारू रूप से जानेंगे कि ये कैसे विकसित होता है, जब पढ़ेंगे हम लोग भ्रूणकोश की विकास, जब भ्रूणकोश की जब विकास पढ़ेंगे, परिवर्धन पढ़ेंगे, तो अब तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से कोशिकाएं इसमें विभाजित होती हैं, किस तरह से बड़ी होती हैं और संपूर्ण कोशिका किस तरह से कार्य करता है। तो हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को, भाइयों और बहनों को गुरु बीजाणु जनन यानी कि पुष्प में मादा युग्मकोद्भिद सही से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।